Hello students, today we are going to read the third chapter of class 12th from the book Panorama. In this chapter we have two parts, the guitar player and the swimmer. So in this video we will cover both of the parts one by one. But before we start the chapter, let's get to know about the writer and the story. So about the writer. Writer is Suniti Namjoshi. Suniti Namjoshi was born in India but left for Canada where she lived for a number of years. सुनीति नामजोशी जो थी इंडिया में पैदा हुई थी लेकिन वो फिर कनाडा चली जाती है और वहाँ काफ़ी साल तक रहती है. Currently she lives in the UK. She has published numerous poems, fables, articles and reviews. और अगर हम बात करें करंटली की तो वो कहाँ रहती हैं, यूके में रहती हैं. सी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमेरस पोइम्स, और बहुत सारी असंख्य उन्होंने पोइम्स लिखी हैं, फेबल्स लिखी हैं, आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल्स आते हैं. एंड रिव्यूज़ जैसे मूवीज़ वगैरह के दिए जाते हैं, किसी बुक वगैरह के दिए जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने रिव्यूज़ भी लिखे. हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ काउ 1985, Aditi and One-Eyed Monkey 1986, The Blue Donkey Fables 1988, Because of India, Selected Poems 1989 and The Mother of Maya Deep 1989. तो ये जो अबू मेंशन्ड है ये उनके वर्क्स हैं, कुछ फेमस हैं जो. तो चलिए थोड़ा सा एक बार स्टोरी के बारे में जानते हैं कि क्या है इन पार्ट्स में. अबाउट द स्टोरीज. The guitar player and swimmer are taken from her book Feminist Fables 1981. तो सुनीति नामजोशी जो है उनकी एक फेमिनिस्ट फेबल्स के नाम से एक बुक रही है, उसमें से ये दोनों पार्ट लिए गए हैं, द गिटार प्लेयर एंड स्विमर. इन दीज स्टोरीज सी फोकसेज ऑन द कंडीशन ऑफ वीमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी. सो व्हाट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी? पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स जहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आप इसे कह सकते हैं. पितृसत्तात्मक मीन्स जहाँ पर फैमिली में पिता का बोलबाला होता है, उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है. तो यू कैन से दैट इट इज़ ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. सो इन दिस स्टोरी सी फोकसेज ऑन द कंडीशन ऑफ वीमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. तो जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ये समाज है, उसमें औरतों की क्या कंडीशन है उसके बारे में उसने इन ये दो जो स्टोरीज हैं हमारे सामने, गिटार प्लेयर और स्वयंवर, इनमें बताया है उन्होंने. सी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेसेस द फैक्ट दैट वीमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी. तो देखिए उन्होंने क्या रेज किया, अपनी वॉइस रेज की, अपनी आवाज़ उठाई है किसके खिलाफ? जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ, जो कि लिंग भेद है, जो असमानता है लड़का और लड़की के बीच में, आदमी और औरत के बीच में, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है. एंड स्ट्रेस किया है, जोर दिया है किस पे? इस फैक्ट पे, सच्चाई पे, दैट वीमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, कि जो औरतें हैं उनकी अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए. दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग. अब थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है जो चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर दे, ठीक है. यानी कि जब हम ये स्टोरीज पढ़ते हैं तो हमारा माइंड कुछ सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचता है. दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड हाईली रिलीवेंट. रिलीवेंट मीन्स तर्क संगत, लॉजिकल, टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी. तो जो समकालीन भारत है, जो आधुनिक भारत है, उसमें ये जो स्टोरीज हैं दोनों की दोनों, ये बिल्कुल रिलीवेंट हैं, तर्क संगत है, यानी कि ऐसा हमारे समाज में है, तो इसलिए उनको रिलीवेंट कहा गया है. और ये थॉट प्रोवोकिंग है कि जब आप इन कहानियों, इन स्टोरीज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड का है, जो प्रोसेस है थिंक का, वो शुरू हो जाएगा और आप सोचेंगे कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है और ये चीज़ें इरेडिकेट होनी चाहिए, अपरूट होनी चाहिए समाज से. द स्टोरी द गिटार प्लेयर डेपिक्ट्स अ गर्ल. डेपिक्ट्स मीन डिस्प्ले करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना. The story the guitar player depicts a girl who wants her talents, skills, and the art that she possesses to be greatly valued, recognized, and given importance. तो जो गिटार प्लेयर है उसमें एक कहानी है, जो लड़की है, गिटार प्लेयर जो स्टोरी है क्या डेपिक्ट करती है, क्या डिस्प्ले करती है? अ गर्ल हु वांट्स हर टैलेंट्स. एक लड़की है जो अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को और उसकी जो कला है, आर्ट है, जो उसके पास है, पजस का मतलब जो उसके पास है, ठीक है ना, विच सी है, जो उसके पास है,
वो चाहती है कि उसको उसकी वैल्यू की जाए, उसको रिकग्निशन मिले, उसको एक पहचान मिले, एंड गिवन इम्पोर्टेंस, और उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, मीन्स महत्व दिया जाए। तो ये तो देखिए किसी के पास भी टैलेंट होगा, स्किल्स होगी, तो आप क्या चाहते हैं, दैट शुड बी गिवन रिकग्निशन इन द सोसाइटी, दैट शुड बी वैल्यूड बाय द पीपल, ठीक है, एंड दैट शुड बी गिवन द इम्पोर्टेंस। ये तो आप भी सोचते हैं, एवरीबडी थिंक्स इफ समबडी हैज़ गॉट सम गुड पोजीशन देन ही थिंक्स लाइक दैट, वैसा सोचता है। द स्टोरी स्वयंवर इज अबाउट वीमेंस फ्रीडम एंड फोकसेज ऑन द फैक्ट that certain set roles are assigned to women in the Indian society, and if she wants a little more freedom, the parents and members of the society are unhappy। तो देखिए बड़ी खतरनाक बात यहाँ पर कही है। द स्टोरी स्वयंवर इज़ अबाउट वीमेंस फ्रीडम, जो स्वयंवर कहानी है किसके बारे में, औरतों की आज़ादी को लेकर के है। एंड फोकस करती है ऑन द फैक्ट, इस फैक्ट पर, सत्य पर, दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन टू द वीमेन, कि हमारे समाज में क्या कर दिया है कि औरतों के लिए असाइन कर दिए हैं कुछ स्पेसिफिक रोल्स, कि भाई आपको यही काम करना है, इसके अलावा नहीं करना। जैसे घर पे खाना बनाना है, ठीक है, अगर जॉब्स करनी है तो ये जॉब्स करनी है, इसके अलावा कोई दूसरी जॉब्स नहीं करनी है। तो व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप देखेंगे अपने चारों तरफ समाज में, तो इस तरीके की जो सिचुएशन है, वी कैन से दैट इट इज़ वेरी पैथेटिक, बहुत ही बेकार सिचुएशन है कि हमने जो लेडीज़ हैं उनको हमने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं दे आर बाउंड, बंधी हुई हैं वो। तो यही राइटर भी कह रही हैं, द स्टोरी स्वयंवर इज अबाउट वीमेंस फ्रीडम दैट फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन टू वीमेन इन द इंडियन सोसाइटी, एंड इफ शी वांट्स अ लिटिल मोर फ्रीडम द पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी। और जो बाउंडेशंस हमने उन पर लगा दी हैं, जब वो उन बैरियर्स को तोड़ के आगे जाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है, कोई अच्छी जॉब करना चाहती हैं, अच्छा कोई काम करना चाहती हैं, तो जो पेरेंट्स हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। मैन थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू वीमन, और आदमी जो है अपने आप को औरतों से सुपीरियर मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि भाई हम लोग इनसे कहीं ना कहीं अच्छे हैं, ये आदमी सोचते हैं। एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट द डिफीट, और वो अपनी कभी भी जो हार है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि किसी काम में, किसी गेम में, किसी भी चीज़ में अगर वो किसी औरत से डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो उसको स्वीकार नहीं करते। कहने का मतलब है कि वो यही मानते हैं कि वी आर सुपीरियर टू द वीमेन, हम लोग जो हैं औरतों से सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। हाउएवर, हालांकि अ वुमन लाइक्स टू चूज अ कंपेनियन हु बिलीव्स इन जेंडर इन इक्वलिटी, हालांकि एक जो औरत होती है वो अपना जो कंपेनियन चुनना चाहती है, साथी चुनना चाहती है, वो कौन होता है, जो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करता है, ठीक है, यानी कि जो ये मानता है कि लड़का लड़की एक समान। वैल्यूज हर टैलेंट्स, और जो उसके टैलेंट की कद्र करता है, उसको वैल्यू देता है। एंड एक्सेप्ट हिज ओन शॉर्ट कमिंग्स, और जो खुद की, यानी कि वो आदमी अपनी खुद की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो कहने का मतलब है, एक औरत, एक लड़की जब अपना लाइफ पार्टनर चुनती है तो वो क्या देखती है उस आदमी में, कि वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए, या वो अपना जब किसी को फ्रेंड भी बनाती है तब भी वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि उसमें, उस इंसान के अंदर जेंडर इक्वलिटी को लेकर के वो पॉजिटिव होना चाहिए, कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। और जो उस वुमेन में या उस गर्ल में जो टैलेंट है उसकी वो वैल्यू करे, और वो इंसान, वो आदमी जो है अपनी खुद की अगर उसमें कोई कमी है तो उसको वो एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे। तो देखिए बहुत बेहतरीन बात जो है राइटर ने यहाँ पर कही है। अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द स्टोरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द गिटार प्लेयर। देखिए क्या कहानी है, देखते हैं। चलिए तो हम लोग आगे हैं अब द गिटार प्लेयर में। अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her। तो एक बार क्या होता है कि एक लड़की होती है जो कहीं गिटार बजा रही होती है, और उसी समय एक राहगीर वहाँ से निकलता है, यानी कि कोई बंदा वहाँ से निकलता है, और वो क्या करता है, वो उसके म्यूजिक को सुनता है, जो उसके गिटार को सुनता है, जो वो गिटार बजा रही थी, और उसे उससे प्यार हो जाता है। तो एक लड़की है जो एक गिटार बजा रही होती है, एक लड़का वहाँ से गुजरता है, एक राहगीर वहाँ से गुजरता है, वो उसके म्यूजिक को सुनता है और उसे उससे प्यार हो जाता है।
इट इज़ माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल। इंक्वायर्ड मीन्स आस्क। तो अब लड़की पूछती है कि तुम्हें प्यार हो गया है, तो ये प्यार तुम्हें किससे हुआ है, म्यूजिक से हुआ है और मी या मुझसे हुआ है। देखिए कहानी समझिए, एक लड़की है गिटार बजा रही है, एक लड़का वहाँ से निकलता है, वो और लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। तो लड़की पूछती है प्यार किससे हुआ है आपको, भाई आप म्यूजिक सुन करके मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या मुझे देख करके, मेरी फिजिकल ब्यूटी को देख करके, आपको प्यार किससे हुआ है, म्यूजिक से हुआ है या मुझसे हुआ है। द म्यूजिक कंटिन्यूड, और वो म्यूजिक लगातार बजाती रहती है। वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे, और जो पानी है वो एक फाउंटेन से उठता है हवा में और गिरता है। द लिसनर थॉट, अब लिसनर कौन है, वो जो लड़का जो उस म्यूजिक को सुन रहा था। द लिसनर थॉट हार्ड, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। एंड फाइनली सेड, और आखिर में कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ द राइट आंसर, फिर उस लड़की से पूछता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लड़का जो है काफ़ी सोचता है और फिर उसके बाद फाइनली क्या बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन इसका राइट आंसर है क्या। सेंट टेल यू, अब लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट्स नॉट इट, लेकिन ये इसका आंसर नहीं था। ठीक है, एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो बजाती रही। सून अनदर पासर बाई हैपन टू सी हर, अब क्या होता है कि वो चला जाता है, एक दूसरा पासर बाई, दूसरा राहगीर आता है, वो उसको देखता है। एंड फेल इन लव, और उसे भी प्यार हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। अब लड़की का सेम क्वेश्चन इससे भी होता है कि बताइए कि आपको प्यार किससे हुआ है, प्यार आप किससे करते हो, गिटार से करते हो या मुझसे करते हो। द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, अब ये जो सेकंड पासर बाई है, ये जो राहगीर है, ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, ये क्या करता है, ये उस गिटार पे घूरता है, उस गिटार की तरफ देखता रहता है। स्माइल्ड, हंसता है, एट द गर्ल, लड़की की तरफ। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, वेंचर्ड का मतलब होता है क्रेज को मस्टर कर लेना, ठीक है ना, टू मस्टर द क्रेज, हिम्मत जुटा लेना। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, और हिम्मत जुटा करके कहता है वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, और इतना कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बड़ा सुंदर है। अब उसे भी नहीं पता कि प्यार किससे हुआ है, गिटार से हुआ है, लड़की से हुआ है, बस इतना बोलता है कि मुझे नहीं पता, और कहता है ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका बड़ा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, और फिर ये भी क्या पूछता है, राइट आंसर क्या है इसका। बट सी जस्ट सेड दैट वाजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग, तो वो कहती है कि ये तो इसका आंसर नहीं है, और बजाती रहती है। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, डोलड्रम में होना। तो टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, वो बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे इट वाज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस। तो पूरी रात भर उनके जो दिमाग में है, माइंड में है, क्या चलता रहता है, वो गिटार का म्यूजिक ही चलता रहता है। और जब वो नेक्स्ट डे आते हैं तो ये परफेक्टली ऑब्वियस है, ये निश्चित माना जाता है दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि उन्होंने अपने स्पीचेस प्रिपेयर कर लिए, मीन्स उन्होंने अपने आंसर तैयार कर लिए हैं। तो उस दिन तो आंसर दे नहीं पाते, वो घर चले जाते हैं, पूरी रात भर उनके माइंड में वो म्यूजिक चलता रहता है। और जब वो नेक्स्ट डे आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भाई आज ये अपने आंसर प्रिपेयर करके आए हैं, आज ये राइट आंसर दे देंगे। तो अब देखिए फिर क्या होता है। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, तो जो पहले वाला कहता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, यदि आप म्यूजिक को आप भूल भी जाओ या आप इस म्यूजिक को छोड़ भी दोगे, ठीक है ना, इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, यदि आप ये गिटार नहीं बजाओगी, यदि ये म्यूजिक नहीं बजाओगी, मैं तब भी आपसे प्यार करूँगा। एंड आई वुड लव यू सो द सेकेंड, और जो दूसरे वाला है वो शपथ लेता है, ओथ लेता है और कहता है इवन इफ़ यू डिड नॉट ऑन अ गिटार, यदि आपके पास गिटार भी नहीं हुआ तब भी मैं आपसे प्यार करूँगा। तो देखिए दोनों के दोनों क्या कहते हैं कि
यदि आप गिटार आपके पास नहीं होगा, एक कहता है यदि आपके पास गिटार नहीं होगा तब भी मैं आपसे प्यार करूंगा, दूसरा कह रहा है कि यदि आप गिटार नहीं बजाओगी तब भी मैं आपसे प्यार करूंगा। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो यहाँ पर दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द गिटार, दे जस्ट लव द गर्ल। तो वो लड़की से प्यार करते हैं, उसके गिटार से, उसके स्किल, उसके टैलेंट से प्यार नहीं करते हैं यहाँ पे। यू डू नॉट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, और लड़की कहती है कि आपको बात समझ में नहीं आई। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। विच विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। तो कह रहा है कि आपका क्या प्यार है, आप क्या मुझसे प्यार करोगे यदि आप उस चीज़ की केयर नहीं कर पा रहे जो जो मेरा टैलेंट है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, ठीक है ना। विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। तो यदि आप मेरे म्यूजिक की केयर नहीं कर पा रहे, तो कहने का मतलब है यदि आपको मेरे टैलेंट की परवाह नहीं है, आपको मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो आप मुझसे क्या प्यार करेंगे। ओ दे सैड, वो कहते हैं, डिड वी गिव द रॉन्ग आंसर, तो क्या हमने गलत आंसर दिया है। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की कहती है हाँ आपने गलत आंसर दिया है। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, तो पूछते हैं कि बताइए फिर इसका सही आंसर क्या है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तो वो कह रहे कि आपको मुझे संपूर्ण रूप से प्यार करना चाहिए। जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, जितने भी जो गिफ्ट्स मेरे पास है, मतलब जो टैलेंट, जो स्किल्स मेरे पास है, आपको उनको भी प्यार करना चाहिए। ऑल माई पोजेशंस, पोजेशंस का मतलब भी होता है जो चीज़ आपके पास होती है। एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे जितने भी पोजेशंस हैं, जो भी गिफ्ट मेरे पास है, जैसी भी मैं हूँ, आपको मेरे स्किल, टैलेंट सभी के साथ मुझे प्यार करना चाहिए। जो मैं आज तक रही हूँ और जो मैं आगे बनूंगी या जो कुछ भी मैं करूंगी, उस हर एक चीज़ से आपको प्यार करना होगा। यही सच्चा प्यार है। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसकी जो स्किल्स है, उसका जो टैलेंट है, उससे भी प्यार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो स्किल अगर उसने छोड़ दी तो उसके आपको कुछ, आप उसकी केयर नहीं कर रहे, आपको कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ें गलत हैं। बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वो एक साथ कहते हैं इस बात को। यस एग्रीड द गर्ल एंड चोज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और वो क्या करती है, वो सहमत हो जाती है, कह रही हाँ ये इम्पॉसिबल है, मैं मानती हूँ। और उसके बाद वो एक उदासी भरी एक छोटी सी जो ट्यून है उसको बजाना शुरू कर देती है, जिस हिसाब से वो ओकेजन बन चुका था, वो अवसर, जो मौका बन चुका था, जो उस माहौल को सूट कर रहा था, वैसी वो एक धुन बजाना शुरू कर देती है। तो ये कहानी हमें ये बता रही है कि आप यदि किसी से प्यार करते हो तो उसकी स्किल, उसके टैलेंट, उसके पोजीशन से भी प्यार कीजिए। ये नहीं है कि आप उसकी फिजिकल ब्यूटी को देखते हैं, यू फेल इन लव, और यू डू नॉट केयर अबाउट हर पोजेशंस, स्किल्स एंड टैलेंट। दैट्स नॉट द ट्रू लव, ये कोई सच्चा प्यार नहीं है। दैट इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन, नथिंग मोर देन दैट। तो यही बताया गया है इस छोटी सी कहानी में कि जो आदमी जो होता है, वो जो औरत होती है, उसकी अट्रैक्शन, जो उसकी जो ब्यूटी होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अल्यूर हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी की तरफ देखता है, उसके टैलेंट, उसकी इनर ब्यूटी, ठीक है, उसके स्किल्स की तरफ वो कोई ध्यान नहीं देता। वो रोंग है। और यही बात जो राइटर कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी से प्यार करते हो तो फिर आप उसे ऑल टुगेदर कीजिए, उसकी पोजेशंस के साथ, उसके स्किल्स के साथ, उसके टैलेंट के साथ उसे प्यार कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारी कहानी है स्वयंवर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस हु वॉज गुड एट विस्लिंग। तो एक बार क्या होता है कि एक छोटी सी राजकुमारी होती है जो विस्लिंग करने में, यानी कि सीटी बजाने में बड़ी अच्छी होती है। डोंट विसल सैड हर मदर, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा सीटी मत बजाओ। डोंट विसल सैड हर फादर, और पापा भी यही उसको मना करते हैं कि सीटी मत बजाओ, विस्लिंग मत करो। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन जो बच्ची होती है वो बहुत अच्छी होती है विस्लिंग में। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और वो सीटियाँ बजाती रहती है। ईयर्स वेंट बाई एंड सी बिकेम अ वुमन, अब सालों निकल गए, फिर वो बड़ी हो गई, औरत बन गई। बाई दिस टाइम सी विसल्ड ब्यूटीफुली, और इस समय
तक, यानी कि ये टाइम आते आते वो विस्लिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हो गई, बहुत सुंदर बजाने लग गई। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके जो पेरेंट्स थे वो दुखी हो गए। वोट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमेन, और वो सोचने लग जाते हैं कि ये लड़की जो विस्लिंग करती रहती है, सीटियाँ बजाती रहती है, इससे शादी कौन करेगा। सैड हर मदर डोलफुली, उसकी जो मदर है वो उदास होकर के कहती है ये बात किससे शादी करेगा कौन। वेल, तो सैड हर फादर, तो पापा कहते हैं वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम इसके लिए बहुत अच्छा करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। तो वो कहते हैं कि मैं अपना आधा राज्य और प्रिंसेस की शादी भी उस बंदे से कर दूंगा जो विस्लिंग में इसको बीट कर देगा, मीन्स हरा देगा। ये प्लान बनाते हैं वो एक। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली, अब ड्यूली अटेस्टेड आपने जैसे सुना है, तो ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली तरीके से। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद सूटर्स विस्लिंग। अब क्या होता है कि जो राजा ने जो डिक्लेरेशन है, राजा की जो प्रोक्लेमेशन है, जो घोषणा है, ठीक है, जैसे उसने कहा है कि भाई मैं अपनी लड़की की शादी उस बंदे से कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा जो मेरी लड़की को विस्लिंग में सीटी बजाने में हरा देगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, तो इसको प्रॉपरली तरीके से इसकी घोषणा करवा दी जाती है पूरे किंगडम में। एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद शूटर्स विस्लिंग, और जल्दी ही क्या होता है, जो वो पैलेस है, पूरा का पूरा जो महल है वो जैम हो जाता है, यानी कि भर जाता है, क्राउडेड हो जाता है। किससे? शूटर से। अब शूटर्स का मतलब यहाँ है वो जो शादी के इच्छुक लोग हैं, ठीक है, जो स्वयंवर में आए हैं, उनसे भर जाता है महल। इट वॉज वेरी नॉइजी, और बहुत शोर शराबा वहाँ पर हो जाता है। मोस्ट वर टेरिबल एंड अ फ्यू वर गुड, कुछ लोग तो बड़े भयानक होते हैं, यानी कि बहुत गंदे तरीके से वो सीटी बजाते हैं, विस्लिंग करते हैं। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम इजली, लेकिन राजकुमारी जो होती है उनसे बहुत अच्छी होती है और उनको बड़ी आसानी से वो बीट कर देती है, हरा देती है, डिफीट कर देती है। द किंग वॉज डिसप्लेस्ड, राजा बड़ा उदास हो जाता है। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी कहती है नेवर माइंड फादर, कि पापा आप डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, तो कह दी कि मैं एक टेस्ट सेट करती हूँ, यानी कि मैं एक टेस्ट लेती हूँ और उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छा निकल करके आएगा। देन सी टर्न टू द शूटर्स, उसके बाद वो शूटर्स की तरफ अपना चेहरा घुमाती है। डू यू एक्नॉलेज, क्या आप मानते हो? एक्नॉलेज मीन्स एडमिट करना, तो डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, तो उनसे पूछती है, ठीक है, वो उनसे पूछती है कि क्या आप लोग मानते हैं कि आपको फेयर तरीके से हराया गया है, मीन्स आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है। नो दे ऑल रोड का मतलब होता है तेज बोलना, चिल्लाकर बोलना, क्राइड आउट करना, तो वो सारे के सारे कहते हैं नहीं। ऑल एक्सेप्ट वन, एक के अलावा सारे के सारे कहते हैं कि भाई हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमें फेयरली नहीं हराया गया है। एक बंदा जो है वो कुछ नहीं कहता है, यानी कि वो कहता है कि नहीं, फेयरली तरीके से ही मैं हारा हूँ। आई थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, वो कहते हैं कि ये कोई जादू से आपने किया है या फिर कोई ट्रिक आपने यहाँ पर हमारे साथ खेली है और हमें हरा दिया है। तो जो आपका वे था वो फेयर नहीं था, मीन्स वी वर नॉट बीटन फेयरली। बट वन साइड, लेकिन एक कहता है यस यस, हाँ हाँ, ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली, कि आपने मुझे बिल्कुल फेयर तरीके से हराया है, ठीक है, आई वॉज बीटन फेयरली, आपने मुझे फेयर तरीके से ही हराया है। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर, अब जो राजकुमारी है वो हंसती है और अपने पापा की तरफ मुड़ती है। सी सेड टू दिस मैन, सी पॉइंटेड टू दिस मैन, और इस आदमी की तरफ वो इशारा करती है, पॉइंट करती है। इफ़ ही विल हैव मी, सी सेड आई विल मैरी हिम, कि यदि ये चाहेगा, यदि मुझे एक्सेप्ट करता है तो मैं इससे शादी करूंगी। तो उसने एक राजकुमारी ने क्या किया, एक टेस्ट सेट किया, एक आप कह सकते हैं ट्रिक उसने खेली, और उसने पता लगा लिया कि इन सभी लोगों में अच्छा कौन है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कौन है, जो अपनी हार को, जो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये एक ट्रू कंपेनियन हो सकता है, ठीक है। आमतौर पर बाकी लोगों ने तो अपनी जो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया, और यही बात राइटर प्रूव करना चाहती है कि जो लोग अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो अच्छे कंपेनियन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो अपनी शॉर्ट कमिंग्स को
एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये लड़का बिल्कुल सही रहता है, ये अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता है और इसीलिए राजकुमारी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो पूछती है कि पापा यदि ये चाहे तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, दो जो कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, दोनों की दोनों जो स्टोरीज हैं वो यही दिखाती हैं कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द वीमन, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, एंड वी मस्ट accept them with their possessions, skills and talents, and we should care their talents and the skills। तो अच्छी जो एक शानदार हम कहेंगे ये कहानियाँ रहीं। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, समझ में सब कुछ आ जाएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।